नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आज अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं टीजीटी का सिलेबस शूट करने के बाद तुरंत ही पीजीटी का सिलेबस शूट करूंगी। तो अभी हमारे बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा था वो मैंने मिटाया भी नहीं है। तो पीजीटी के सिलेबस पर बात करेंगे अभी हम, और पीजीटी के सिलेबस में आपको क्या मिलने वाला है, क्या चीज़ें टीजीटी से नई होती हैं, इस पर हम बात करेंगे अभी। तो नई चीज़ें जो हैं उन पर डिस्कस करेंगे केवल, बाकी लगभग कॉमन चीज़ें होती हैं, तो इन कॉमन चीज़ों को हम उसमें ऐड करेंगे। तो क्या चीज़ें हैं मैं बताना चाह रही हूँ आपको। तो पीजीटी के सिलेबस में आप लोगों को यही मिलेगा जो अभी अभी आपने पहले टीजीटी के सिलेबस में पढ़ा। मैं एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। क्या है कि आदिकाल से संबंधित विशेषताएं, कवि, रचनाएं और जो भी उसमें साहित्य बटे हुए हैं, जैसे कि जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, तो इस तरह से इन पर जो है क्वेश्चंस रहेंगे जो कि पीजीटी के सिलेबस में दिए गए हैं। इसके बाद भक्तिकाल में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, सगुण और निर्गुण जो दो काव्य धाराएं हैं, इन दोनों काव्य धाराओं से जो आपको संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, चार तरह की धाराओं में जो बटा हुआ है पूरा भक्तिकाल, इन सब पर क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। तो इन सब क्वेश्चन को आपको क्लियर करने के लिए, आपको जो भी डाउट है उनको क्लियर करने के लिए, देखिए पढ़ाई सभी करते हैं, मेरा मानना है पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन सफल वही होता है जिसके अंदर लगन होती है पढ़ने की, कुछ कर दिखाने की। तो अगर आपके अंदर लगन है कर दिखाने की, तो आपको जो है पूरी तन्मयता के साथ जुट जाना चाहिए। ये नहीं कि जब बादल आ गए हैं और बरसना स्टार्ट करेंगे तो हम जो है अपना बचाव सुरक्षित करेंगे, अपना घर तब हम सुरक्षित करेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर घर पुराना है और अगर घर में बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो नीचे बारिश की बूंदें टपकती हैं, तो हमें पहले से इंतजाम करके रखना पड़ता है। यानी कि ये नहीं है कि जब हमारी वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब हम आवेदन करेंगे तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। आप ये जान लीजिए, एक दिन की पढ़ाई से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन तब होगा जब आप दिन रात एक करके पूरी लगन से, पूरी तन्मयता के साथ अपने सिलेबस को पूरा टच करेंगे और उसके साथ जो है उसकी प्रैक्टिस करते चलेंगे। कितना भी पढ़ लिया हो आपने, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो उस प्रैक्टिस ना करने का खामियाजा जो है आपको एग्जाम में भुगतना पड़ता है। बहुत से कॉमन से क्वेश्चन में बात करूं, अगर आपको एक उदाहरण देती हूं। उदाहरण में अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है। ऑप्शन आपके सामने जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आप ये जान लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छे से रटा भी है। लेकिन अगर आपने इसकी पहले से प्रैक्टिस नहीं की तो आपको निराला और पंत दोनों में बहुत ही दुविधा होती है। एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके उस प्रेशर को झेलते हुए आपको उसका सही आंसर वहाँ पे टिक करना मुश्किल हो जाता है। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं एग्ज़ाम में बैठी थी और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि निम्न में से पुनर्जागरण काल किसका नाम है। ऑप्शन थे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावाद उत्तर युग, चार ऑप्शन थे। तो पुनर्जागरण शब्द को लेकर के मेरे अंदर इतना कन्फ्यूजन हुआ कि पुनर्जागरण शब्द या नवजागरण शब्द, इन दोनों को मैं एग्जाम रूम में बैठ के वहाँ पे क्लियर नहीं कर पा रही थी कि मुझसे पुनर्जागरण पूछा जा रहा है या नवजागरण पूछा जा रहा है। मैं भारतेंदु युग को लगाऊं या द्विवेदी युग को लगाऊं। अब मैं दोनों पे लटक गई, भारतेंदु युग पे और द्विवेदी युग पे। अंत में डिसीजन लेना मुझे इतना टफ लग रहा था, जैसे लग रहा था कि अगर मैंने इसको पहले से प्रैक्टिस की होती तो शायद मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता। तो ये सिचुएशन होती है आपके एग्जाम हॉल की। आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप जो है वहाँ पर उस दुविधा का शिकार हो जाते हैं, जिस दुविधा में मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ कि पुनर्जागरण और नवजागरण में दोनों में मैं इतना कंफ्यूज हुई। अंत में मैं भारतेंदु युग लगा के चली आई और जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकली, फ़ोन लिया, तुरंत ही सर्च किया, इत्तेफाक से वो सही था। लेकिन मैं उस पूरे जो है टाइम में उस क्वेश्चन को लेके इतना डाउट में रही कि जो है मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है। हम जो है दूसरों का भरोसा भी नहीं कर सकते एग्जाम में। पहली चीज़ तो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, तभी एग्जाम फेयर होते हैं। और अगर आपने कहीं किसी का भरोसा कर लिया तो आप जान लीजिए सभी आपके प्रतियोगी बैठे हैं। कोई भी आपको ये नहीं चाहेगा कि आप उससे एक क्वेश्चन आगे निकल जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए और वो रह जाए। तो किसी का भी भरोसा नहीं करना चाहिए एग्जाम हॉल में। तो अगर आपको कोई दुविधा है, अगर आपको सामने वाला पूछ रहा है भाई क्या है, किस क्वेश्चन में अटकी हो, एक तुम मुझे बता दो, एक मैं तुम्हें बता देता हूँ,
तो ये वाली स्थिति आप अपने ऊपर लागू मत होने दीजिएगा, क्योंकि आप तो भले मानस निकले और सही सही बता दिया, दूसरा वाला आपको क्या बताएगा ये नहीं पता। आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा एग्जाम देने का, तो मुझे लगता है कि आपको इन सब चीज़ों के लिए पहले से अपने आप को तैयार रखना चाहिए और एग्जाम यानी कि वैकेंसी की संभावना होने से पहले ही आपको जो है पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। इसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक काल रीतिकाल। जैसे कि टीजीटी में सिलेबस में दिया गया वैसे ही पीजीटी सिलेबस में भी है, रीतिकाल पूछा जाएगा। रीतिकाल के अंतर्गत वही 3 धाराएं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, इन तीनों के कवियों को और उनकी रचनाओं को पूछा जाएगा। इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और इसी के साथ साथ इसमें क्वेश्चन और भी बनते हैं कि रस निरूपक कवि, अलंकार निरूपक कवि कौन कौन से हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन पर हम बात करेंगे पूरे इस सिलेबस को कवर करने के पहले, यानी करते हुए सॉरी। इसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल में आप जानते ही हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और इसके साथ साथ जो है आपका कौन सा नई कविता युग। तो ये सारे युग जो है आपके आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं और इनको हम पूरे इस कोर्स के दौरान टच करेंगे, इन सब के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। विस्तृत रूप से आपको नोट्स भी तैयार करवाए जाएंगे, साथ ही आपको पढ़ाई जो है यहाँ पर करवाई जाएगी इन पूरे इनके सारे कवियों पर, इनकी सारी रचनाओं पर और इसके साथ साथ इनकी जो विशेषताएं हैं उन सब पर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इन सब पर हम बात करेंगे। इसके बाद है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में आप जानते हैं सारी विधाएं आती हैं। सारी विधाओं में कौन कौन सी, जैसे कि नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज और डायरी। इसके साथ साथ गद्य काव्य भी आता है। तो इन सारी विधाओं को हम गद्य साहित्य के अंतर्गत रखते हैं और इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने सारे विधाओं के सारे रचनाओं को टच किया कि नहीं किया, सबका वर्ड विषय जानते कि नहीं जानते, सबके पात्र जानते कि नहीं जानते, ये महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, डायरी जो भी कुछ है, उन सबके महत्वपूर्ण जो भी हैं उनके पात्रों को, उनके प्रकाशन वर्ष को और उनके जो है विशेषताओं को, उनके वर्ड विषय को जानना आवश्यक होता है, जो कि हम जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आप जो है अपनी तैयारी को मजबूत करें। इसी शुभेच्छा के साथ मैं इस बैच को स्टार्ट कर रही हूँ और जितने भी लोग इच्छुक हैं वो सभी जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करके हमें बता सकते हैं कि आप किस बैच को कब से ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारी फ़िलहाल क्लासेस 10 अगस्त से स्टार्ट हैं। तो इसके साथ हम बात करेंगे गद्य साहित्य की। गद्य साहित्य हो गया, इसके साथ काव्य भेद। काव्य भेद में क्या क्या पूछा जाता है आपसे? काव्य भेद में रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष और इसके साथ साथ पीजीटी सिलेबस में जो बढ़ाई गई हैं चीज़ें वो क्या हैं? वो शब्द शक्तियाँ। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर कराई जाएंगी। साथ ही इस जो है शब्द शक्ति टॉपिक जो कि टीजीटी सिलेबस में नहीं था, पीजीटी सिलेबस में दिया गया है, तो आपको इसको भी तैयार करना है। और आप ये जान लीजिए, अगर आप 2016 के बैच में टीजीटी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको शब्द शक्ति तैयार करके ही जाना है, क्योंकि शब्द शक्ति अगर आपने तैयार नहीं करी तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसके साथ हम बात करेंगे भाषा विज्ञान की। भाषा विज्ञान में आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलने वाली हैं जो कि पीजीटी सिलेबस में बढ़ाई गई हैं, इन सिलेबस पर इसके ऊपर हम बात करेंगे। भाषा विज्ञान में जो चीज़ें आपको पूछी गई हैं वो हैं, पहली चीज़ तो आपसे पूछी जाएगी यहाँ पर हिंदी की उपभाषाएँ, हिंदी की उपभाषाएँ, बोलियाँ और उसके साथ साथ उसकी विभाषाएँ और बोलियों का क्षेत्र और बोलियों के क्षेत्र के साथ साथ हिंदी शब्द संपदा। हिंदी शब्द संपदा यानी कि कौन से शब्दकोश में कौन सा कौन सा शब्द किस भाषा से आया है, किस भाषा से ग्रहित है। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर हिंदी शब्द संपदा को भी तैयार करना पड़ेगा। हिंदी की ध्वनियों को लेकर के भी यहाँ पर भाषा विज्ञान में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपके सिलेबस में पीजीटी में दे रखा है। इसके बाद बात करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण में पूछा जाएगा लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य और विराम चिन्ह। तो यहाँ पर जो टीजीटी से बढ़ा हुआ है वो क्या बढ़ा हुआ है? वाक्य और विराम चिन्ह। बाकी सभी चीज़ें टीजीटी सिलेबस में जैसे आपको बताई गई थी वैसे ही पीजीटी सिलेबस में भी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे संस्कृत साहित्य की। संस्कृत साहित्य में जो कि टीजीटी में आपको कभी मिले थे, हम बात कर रहे थे पीजीटी साहित्य में जो संस्कृत साहित्य पूछा जाएगा उस संस्कृत साहित्य से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर नई हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही पहले हम बात करेंगे पूरे जो है कवियों के, जितने भी कवियों को पीजीटी सिलेबस में रखा गया है। तो इसमें जो कवि है वो है भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट,
विश्वनाथ राजशेखर। इन सब कवियों को जो है आपके पीजीटी सिलेबस में रखा गया है हिंदी साहित्य के, जिसमें कि टीजीटी में भास नहीं थे, यानी कि यहाँ पे पीजीटी में भास नए हैं, माघ नए हैं, दंडी हैं और मम्मट, विश्वनाथ राजशेखर, इतने कवियों को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है और कुछ को यहाँ पर कम कर दिया गया है। फिर बात करेंगे संस्कृत व्याकरण की। संस्कृत व्याकरण में क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है? संधि, समास, विभक्ति, उपसर्ग, शब्दरूप, धातुरूप, काल, अनुवाद, इतनी चीज़ों को यहाँ पर कवर कराया जाएगा जो कि पूछी जाएंगी। इसके साथ साथ संधि में क्या एक चीज़ बढ़ गई नई आपकी, क्योंकि टीजीटी में स्वर संधि, व्यंजन संधि 2 संधियाँ थी और पीजीटी में विसर्ग संधि को बढ़ा दिया गया है। तो तीनों संधियों को यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही समास में जो संस्कृत में 4 प्रकार के समास होते हैं उन सभी को यहाँ पे कवर करेंगे। बाकी आप हिंदी के समास को पहले ही पढ़ चुके होंगे तो यहाँ पर ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। साथ ही विभक्तियाँ यहाँ पर नई हो गई हैं, क्योंकि जो 7 विभक्तियाँ होती हैं उन 7 विभक्तियों से संबंधित जितने भी सूत्र होते हैं उन सब की व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। उन सूत्रों के माध्यम से क्वेश्चंस बनेंगे और इसके साथ साथ आपको मिलेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, इसमें कौन सी विभक्ति है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो नमः स्वस्ति स्वाहा अलम, इनमें जो है इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इस सूत्र के माध्यम से आपको विभक्ति को कवर करना है। यानी कि यहाँ पर हम फिलहाल बता दें आपको चतुर्थी विभक्ति होती, जैसे आपके लिए शब्द एक होता है कि श्री गणेशाय नमः। अक्सर जो है हम इसको लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, श्री गणेशाय नमः। क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति है। तो इस तरह से विभक्तियों के क्वेश्चंस बनते हैं, ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, उन ऑप्शन में से आपको ढूंढ के बताना होगा सूत्रों के माध्यम से कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया। फिलहाल यहाँ जान लीजिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आएगा टॉपिक उपसर्ग। उपसर्ग में जो है संस्कृत साहित्य के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, इस तरह से पूछे जाएंगे मिला करके यहाँ पर। तो इन उपसर्गों की से भी वीडियो आपको मिलेंगी। साथ में शब्दरूप, धातुरूप, शब्दरूप को 7 विभक्तियों में किस तरह से याद करें, इस पर जो है वीडियो मिलेगी। साथ ही धातुरूप पे मिलेगी, धातुरूप कितनी धातुओं को, क्योंकि इस बार जो 2016 की परीक्षा में जो धातुएं पूछी गई थी पीजीटी में, टीजीटी में खासकर, उसमें जो है आपकी 10 धातुओं से धातुरूप के 10 लकारें जो पूछी आती हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, उनको पूछा गया था। आमतौर पे सभी लोग 5 लकारों की तैयारी करवाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो 10 लकारें होती हैं उनमें से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए आपको धातुरूप के लिए लकारों को तैयार करना भी आवश्यक होगा। इसके साथ काल एक टॉपिक इसमें बढ़ गया जो कि टीजीटी में नहीं था। तो काल से जो है मिलेंगे आपको क्वेश्चन, साथ में अनुवाद से मिलेंगे। तो अनुवाद के लिए जो है आपको व्याकरणिक नियमों का ज्ञान होना चाहिए, और उस व्याकरणिक नियमों के ज्ञान के लिए सबसे पहले तो आपको शब्दरूप पता होना चाहिए, धातुरूप पता होना चाहिए, विभक्तियों का प्रयोग पता होना चाहिए, काल का प्रयोग पता होना चाहिए। इन चारों के प्रयोग से आप जो है यहाँ पर अनुवाद कर पाएंगे। तो ये रहा आपका पीजीटी हिंदी का जो है सिलेबस, और इस सिलेबस के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें नई मिली आपको टीजीटी से अलग, उन सब पर जो है हमने फोकस करवा दिया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको नई मिली हैं। एक बार पुनः हम आपको बता देते हैं कि आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, गद्य साहित्य से लेकर काव्य साहित्य तक, भाषा विज्ञान से लेकर के हिंदी व्याकरण तक, और संस्कृत कवियों से लेकर संस्कृत व्याकरण तक के आपको विषय जो है बांट दिया गया है इस पाठ्यक्रम में। तो इस तरह से तैयारी करने की ज़रूरत है। और साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि आप जो है अगर ये सोच रहे हैं कि अभी बहुत टाइम है, अभी तो वैकेंसी भी नहीं आई, अभी से तैयारी करना क्यों शुरू करें, तो मेरी राय है। और अगर आप जो भी लोग सिलेक्टेड हैं उनसे अगर आप राय लेंगे तो आपको वो यही कहेंगे कि देखिए, पढ़ने के लिए आपको किसी वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि जब हम अप्लाई करेंगे तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ज्ञान तो पहले से ही रखना पड़ेगा। और कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होता जो कि आप 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में कवर कर जाएंगे। तो आपको पहले से तैयारी रखनी पड़ती है। इसलिए 2020 की वैकेंसी जो आने वाली है उनके लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, जिससे कि बाद में कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप उसका रिवीजन कर सकें, साथ में उसके प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर सकें। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि जितने भी लोगों को वीडियोज़ अच्छी लग रही हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, वो मेरे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप नंबर दिए गए, व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जो है आप मैसेज करें, बताएं कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। क्योंकि मैं टेट हिंदी, सुपर टेट हिंदी, टेट संस्कृत, सुपर टेट संस्कृत, साथ में टीजीटी 2016, पीजीटी 2016 के इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स, इन सब के जो है वीडियोस आपको देती रहूँगी, जो कि स्पेशली टीजीटी पीजीटी बैच फिलहाल आरंभ किया है। तो उन सब में अगर आप जो है इनमें से किसी भी चीज़ों पर आप अगर
एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही जो है अन्य लोगों को भी जोड़ें जो कि हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हों। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत।